हेलो एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है और आज हम देखेंगे एक वीडियो जो एक व्यूअर हैं उन्होंने रेकमेंड की है कि कैसे जो रशिया की जो वॉर स्ट्रेटजी है वो ब्लीड कर रही है यूएसए को और यूरोप को। मैंने सोचा ये एक चेंज होगा, एक नाइस चेंज होगा, क्योंकि काफ़ी दिनों से जियो पॉलिटिक्स से रिलेटेड सब्जेक्ट से बात नहीं हुई। पुतिन पे और केजी पे बात हुई थी, बट वो जियो पॉलिटिकल नहीं बल्कि इंस्टीट्यूशन रिलेटेड या फिर इंडिविजुअल रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं। ये वाली वीडियो आई गेस मोर फोकस्ड होगी टूवर्ड्स जो अभी हो रहा है उस तरफ, तो थोड़ा सा चेंज मिल जाएगा और रिकमेंडेशन फुलफ़िल हो जाएगी। मुझे अच्छा लगता है जब काफ़ी लोग रिकमेंड करते हैं डिफरेंट वीडियोस। तो देखते हैं और फिर बात करेंगे इस बारे में। Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя. Ну, что здесь, конечно, беспокоит. It's an economic war on Russia, which is now the most sanctioned country in the world. The Russian economy is doing better than expected. What was expected? A collapse of the Russian system. At least that's what the West had expected. Russian gas supplies to Europe are down by 80%. Russia could single-handedly push Europe into recession. This gas war threatens governments and leaders in the EU, and Europe has virtually no defense. ओके, इस बात में मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा कि रशिया ने पुश कर दिया है रिसेशन में वेस्ट को। इसमें ये 100% ट्रू चीज़ नहीं है। लेट्स से बहुत सारी चीज़ें, जिसे कहते हैं ना परफेक्ट स्टॉर्म, वो सिचुएशन है ये। इसमें बहुत सारी चीज़ों का कॉन्फ्लुएंस हो गया और उस कॉन्फ्लुएंस के रिज़ल्ट में ये जो बुरी हालत है हर चीज़ों के रेट बढ़ जाने की, ये है। स्पेसिफिकली यूएस की बात अगर हम करें तो जिन लोगों को नहीं पता, फ्रैकिंग पे जब यूएसए ने कुछ दिनों पहले कंट्रोल लगाया है, उससे पहले तक यानी कि ट्रम्प की प्रेसिडेंटशिप तक, अंटिल जब वो प्रेसिडेंट था, हाईएस्ट ऑयल प्रोड्यूसर इस दुनिया में यूएसए था। बहुत सारे लोगों को ये चीज़ थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन वो था। यूएसए के बाद बहुत सारे ऑयल रिजर्व्स हैं। फ्रैकिंग एक बहुत ही थोड़ा सा डेट्रीमेंटल प्रोसेस होता है एनवायरनमेंट के लिए। ऑयल सैंड्स एक चीज़ होती है जिसमें कि ऑयल सैंड्स को प्रोसेस किया जाता है तेल निकालने के लिए। ये प्रोसेस पहले बहुत महंगा होता था, इसलिए जो कनेडियन और अमेरिकन ऑयल डिपॉजिट्स हैं वो यूज़ नहीं होते थे। जब ये प्रोसेस उन्होंने थोड़ा सा बेटर कर लिया, चीपर कर लिया कंपैरिजन में बेचने के, अगर प्रोड्यूसिंग कॉस्ट लो होनी चाहिए ना सेलिंग कॉस्ट से किसी चीज़ को बेनिफिशियल बनाने के लिए, तो जब उन्होंने इसे कर लिया तो उन्होंने इसे करना शुरू किया। बट आपको पता है डेमोक्रेटिक जो है वो जो डेमोक्रेट्स हैं यूएसए में, जिनकी गवर्नमेंट है जो बाइडन की, ये लोग मोर एनवायरमेंटलिस्ट टाइप माइंडसेट के हैं। फ्रैकिंग को ये अप्रूव नहीं करते, तो इसलिए इन्होंने उसे रिड्यूस कर दिया है। और उसके बाद तो बेसिकली ये है कि ये अमेरिका का खुद के लिए भी क्रिएट किया गया क्राइसिस है किसी ना किसी हद तक। दूसरी चीज़ ये, हाँ, यूरोप को ज़रूर प्रॉब्लम होगी। मिडल ईस्ट जो कि दूसरे प्रोड्यूसर्स हैं ऑयल के, वो रेट बढ़ा देंगे। अमेरिका ने इस प्रॉब्लम को और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक इसलिए बना दिया क्योंकि जो दो बड़े दुनिया के ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं, वेनेजुएला जो साउथ अमेरिकन कंट्री है, एंड सऊदी अरेबिया, ईरान, उस पर उन्होंने सैंक्शंस पहले से लगा रखे थे। वेनेजुएला के पास, अगर जस्ट फॉर टिडबिट, वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े ऑयल रिजर्व्स हैं और सेकंड नंबर पे सऊदी आता है, तो उन दोनों पे भी पहले से लगा हुआ है बैन। तो काइंड ऑफ ये अमेरिका ने खुद के लिए बनाया ये प्रॉब्लम। जो बाइडन की अगर आप स्पीचेस सुनोगे तो वो कहते हैं कि पुतिन रिस्पॉन्सिबल है इस महंगाई इन्फ्लेशन के लिए, लेकिन इसमें बहुत बड़ा हाथ उनकी खुद की गवर्नमेंट का भी है। जो क्राइसिस क्रिएट हुआ है यूरोप के लिए, उसमें ज़रूर पुतिन का हाथ है, लेकिन इसमें इनका खुद का भी हाथ है। डंडा पहले इन्होंने इनको देना शुरू किया हुआ था रशियंस को। तो ये बात है। और हाँ, जो मैं कह रहा था, डिफरेंट रीजंस हैं जो भी रिसेशन के जैसी हालत जो हो रखी है। आई डोंट नो अभी इसको ऑफिशियली रिसेशन कहा जा रहा है कि नहीं कहा जा रहा। इसमें इसकी शुरुआत तब हुई थी जब कोविड हुआ, लोग लॉकडाउन में चले गए। आप ऑनलाइन जूम पे जॉब कर सकते हो, जो लाइक सर्विसेज की जॉब होती हैं। आप प्रोडक्शन जॉब्स नहीं कर सकते ऑनलाइन, फैक्ट्री में जाके काम करना पड़ेगा उसमें आपको। आप अक्सर न्यूज़ सुनते हो जब कोविड अपने पीक पे था तो कि इतने बंदे इस मीट प्रोसेसिंग प्लांट में यूएसए में
बीमार हो गए इतने बंदे यहाँ पे, लाइक उनको कोविड पाया गया उनमें। तो वो जो प्रोडक्शन स्लो हुआ था उसके रिपरकशंस ओवर द लॉन्ग रन देखने को मिले। सेम चीज़ उसके बाद चाइना ने जब ज़ीरो लॉकडाउन कर दिया था इस साल के शुरू में, और अब जो उन्होंने धीरे धीरे ढीला करना शुरू किया, माल ज़्यादातर बहुत बड़ा चाइना से आता है, उसका इफेक्ट था, बहुत सारी चीज़ों का इफेक्ट था, तब जाके ये सिचुएशन क्रिएट हुई है। इस वॉर का लेट से 20% हाथ होगा उसमें, बट एनीवे मूव ऑन करते हैं। Hi everybody! Ever since the Russia-Ukraine war has started, it has erupted a critical economic war between Russia, Europe and the US. While on one side Russia took its forces into Ukraine and started capturing territories, US and Europe have imposed heavy sanctions to cripple the Russian economy. Russian goods were banned, billion-dollar businesses like McD and Zara quit the Russian markets, Russia is banned from the SWIFT network, their forex has been frozen, and the West even started forcing other nations to stop. Okay, एक चीज़ और यहाँ पे थोड़ी सी सिचुएशन समझो। रशिया के पास दुनिया का सबसे बड़ा लैंड मास है, ठीक है। नॉर्थ वेस्टर्न रशिया जो कि स्कैंडिनेविया के साथ लगता है, फिनलैंड के साथ बॉर्डर है उनका, सबसे जो उनका नॉर्थ वेस्ट में बड़ी सिटी है सेंट पीटर्सबर्ग, वहाँ से लेके वेस्टर्न यूरोप के साथ जो उनका बॉर्डर लगता है अगेंस्ट बेलारूस, नीचे यूक्रेन आ जाओ, नीचे ब्लैक सी आ जाओ, उसके बाद जब ब्लैक सी से आप इधर को आते हो ना, तो इस तरफ साउथ ईस्ट की तरफ जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे रशियन बॉर्डर के अलॉन्ग, तो आपको जॉर्जिया मिलेगा, अज़रबाईजान मिलेगा, उसके बाद कैस्पियन सी स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद कज़ाकिस्तान एक और कंट्री है, वो सेंट्रल एशिया की बहुत बड़ी कंट्री है, उसके साथ वो स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो पूरी बेल्ट है, ये जो जिसको सदर्न रशिया या नॉर्थ कॉकेसस का जो रशियन पार्ट है उसको ये भी कहते हैं, और यहाँ से लेके जो मैंने आपको मॉस्को तक का एरिया बताया, साइबेरिया के इस तरफ ये सारा एरिया आता है यूराल माउंटेन्स के वेस्ट में, जो कि डिवाइड करते हैं साइबेरिया को और रेस्ट ऑफ वेस्टर्न रशिया को। ये सारा जो एरिया है ना, ये उपजाऊ ज़मीन वाला एरिया है, और ये बहुत बड़ी लैंड है रशिया। तो यानी कि रशिया जो है फूड प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करने में बहुत ज़बरदस्तली सेल्फ सफिशिएंट है, इनफैक्ट एक्सपोर्टर है बहुत बड़ा, ठीक है। एनर्जी में एक्सपोर्टर, सेल्फ सफिशिएंट छोड़ दो। सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज़ जैसे कि यूरिया वगैरह जो बनाते हैं, जो खाद बनाने की जो है की जो फैक्ट्रीज़ हैं, उसमें भी वो एक्सपोर्टर है, सिर्फ सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि उसमें उसके जो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं वो उनके पास हैं। पूरी दुनिया में नेचुरल रिसोर्सेज आई थिंक सबसे ज़्यादा लैंड होने की वजह से ऑटोमेटिकली सबसे ज़्यादा ब्लेस्ड है इस मामले में। तो यू कैन नॉट स्टार्व देम टू डेथ, ठीक है, अगर वो ठीक से प्लान करें। ये चीज़ सेम यूएसए के साथ भी है। यूएसए के पास दुनिया की लार्जेस्ट अमाउंट की एरेबल लैंड है। एरेबल लैंड उस लैंड को कहते हैं जहाँ पे आप खेती कर सकते हो और कुछ चीज़ें उपजा सकते हो। इसमें यूएसए नंबर 1 पे, इंडिया सेकंड पे है। तो यूएसए भी इससे ब्लेस्ड है। आप उन्हें, यू कैन नॉट स्टार्व देम टू डेथ, क्योंकि उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज इतनी बड़ी संख्या में। तो ये वाली चीज़ें ना उन पर काम नहीं करेंगी। और रशियंस की एक और ये बात है कि वो बड़ी स्टोइक टाइप के लोग हैं, सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हैं। वो वोट में वैसे ही अपनी आधी ज़िंदगी गुजार देते हैं, आधे से ज़्यादा लोग वहाँ पे। तो उनको आप डरा धमका के इंटिमिडेट करके काम नहीं निकलवा पाओगे। हाँ, वेस्ट में ये दिक्कत होगी, जब इनको दिक्कतें आनी शुरू होंगी, इनको दिक्कत होगी, क्योंकि इनको आदत नहीं है उस प्रॉब्लम की। वो लोग तो रह ही ऐसी ज़िंदगी में रहे हैं शुरू से। तो ये वैसे भी लॉन्ग टर्म में उन पे काम नहीं करने वाला। ऊपर से अथॉरिटेरियन है, अगर लोग विरोध भी करेंगे तो क्या कर लेंगे विरोध करके? गवर्नमेंट कही नहीं भाई हमने तो यही करना है। वेस्ट में अगर जनता विरोध पे आ जाए तो दिक्कत हो जाएगी। तो जो समीकरण है जिसे कहते हैं, वो अगेंस्ट स्टैग्ड है वेस्ट के। Trading with Russia. So with the opposition of the most powerful country on the planet and the European Union, it was expected that Putin will withdraw from Ukraine and Russia will accept defeat after the economic turmoil. But you know what, guys? नहीं। Although I don't agree कि ये एक्सपेक्टेड था। जितने भी समझदार लोग हैं उन लोगों का ये कहना था कि ऐसा नहीं होगा, इसके उल्टा ज़्यादा डेंजरस रिपरकशंस आ जाएंगे। Russia got affected, Putin has played the Game of Thrones of geopolitics so well that now Europe is facing an economic crisis. Annual inflation rate of energy has touched a record high of 41.9%. Food inflation has touched 10.4%, and now the GDP growth of 27 countries is slowing down. सेम एनर्जी और फूड, यही मैं आपसे कह रहा था। रशिया उनमें बेटर देन सेल्फ सफिशिएंट एक्सपोर्टिंग, वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है इन दोनों ही चीज़ों की। Down because of Russia. And you know what? The worst is still yet to come to Europe because winter is coming. The question is,
with all the support from the US, in spite of being a cluster of 27 countries, in spite of not waging a war at all, how did Europe end up in such a terrible state? What exactly is Putin's war strategy to choke Europe? And lastly, how is this Game of Thrones affecting the economy of India? This video is brought to you by Deserve, but more on this at the end of the video. ओके यहाँ पे एज्यूम कर लिया गया कि सिर्फ वेस्ट का नुकसान हो रहा है, रशिया का नुकसान नहीं हो रहा, तो नुकसान उनका भी हो रहा है। बट जो इंसान पहले से ही जिसके कपड़े फटे हुए होते हैं उसके कपड़े आप उतार भी दोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शर्ट उसको उतारनी भी पड़ जाए या जिसकी शर्ट पे पहले ही 2 चीरे लगे हुए हैं 4 और लग जाएंगे तो भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो कम फटे थे अब ज़्यादा फट गए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ये वो वाली सिचुएशन है। To understand this, we first have to understand the basics of modern warfare. You see, guys, this war is being fought with 3 instruments: food, finance, and energy. And if you look at Europe's trade with Russia and Ukraine, फूड और एनर्जी में रशिया ऑफ कोर्स ज़्यादा केपेबल है, फाइनेंसेस में जो वेस्ट की कंट्रीज हैं वो ज़्यादा you पावरफुल will see that as far as finance is concerned, Europe has done its part to choke the Russian economy. Like we saw in the past 4 months, US froze $300 billion of foreign reserves of Russia. EU imposed a 35% tax on Russian vodka. Russian gold imports were banned, and many billion-dollar businesses like McD, Coke, and Starbucks started exiting the Russian markets. So, because of this, there was a huge lacuna left in the Russian economy that started shaking its foundations. So, it was expected that Russia will near bankruptcy, and with the fear of a complete economic collapse, Putin would withdraw from the war. But, although Europe was winning with finance, with the other 2 aspects, Europe is getting into some deep trouble. If you look at food, Russia and Ukraine account for almost 30% of the global wheat exports, almost 20% of corn exports, and more than 80% of the world's supply of sunflower oil. So the moment the supply of these commodities got cut off, the food prices in Europe started to skyrocket. And as far as energy is concerned, this is where Russia's most powerful leverage against Europe comes in. सारे के सारे वेस्टर्न यूरोप की गैस सप्लाई ही वहाँ से आती है, स्पेशली बड़ी इकोनॉमीज़ जैसे कि जर्मनी की, फ्रांस। ऑल्दो इस मामले में एक एक्सेप्शन है, फ्रांस बहुत ज़्यादा, आई थिंक 80% अगर मैं गलत नहीं हूँ तो डिपेंडेंट है न्यूक्लियर एनर्जी पे। तो फ्रांस एक आप कह सकते हो कि स्मार्ट कंट्री या फिर बेटर पोजिशन कंट्री है इस सिचुएशन में। Because you know what, guys? In 2020, 42% of Europe's gas came from Russia, and the key to that lies in something called the Nord Stream 1 pipeline. This pipeline is by far one of the most important pipelines in the world. ओके, ये जो ऊपर की तरफ एक छोटी सी डंडी जा रही है ना, ये फिनलैंड है, और जो ये नॉर्थ स्ट्रीम 1 दिखा रहा है ये एंटर हो रहा है जर्मनी में नॉर्थ से बाल्टिक सी के थ्रू। And if you look at the map, Nord Stream 1 is a 1,224 kilometer underwater gas pipeline that runs from Vyborg in the northwest Russia to northeastern Germany via the Baltic Sea. The construction of this pipeline was done at a cost of 7.4 billion euros. और ये जो नीचे वाली पाइपलाइन आप देख रहे हो ये जा रही है रशिया से बेलारूस होते हुए पोलैंड में, और पोलैंड से वापस यूक्रेन की तरफ, और यूक्रेन से फिर मोल्डोवा क्रॉस करते हुए रोमानिया के अंदर एंटर हो रही है। And was a joint venture between the Russian gas company Gazprom and 4 other Western partners. And if you look at the map, you will realize what a miracle this pipeline is. This pipeline transports 55 billion cubic meters of gas a year, most of which directly goes to Germany. And then from Germany, there are several pipelines that take it to the rest of the countries in Europe. And you will see that most of these countries were and still are heavily dependent on Russian gas. In 2020, while Finland, Bulgaria, and Slovakia had more than 70% of gas supply from Russia, even Germany, which is the largest European economy, had 49% of its gas coming from Russia. और अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा फ्रांस सबसे नीचे है इस लिस्ट So में, when Europe imposed जबकि वो सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी है। sanctions on Russia, Putin did 2 important things. Number one, he cut the gas supply to Europe by 60%, and secondly, he put forth a condition saying that if European companies want to buy oil and gas from Russia, they will have to buy oil in rubles. And because of this, there were 3 major implications on the world trade. Number one, since Russia cut 60% supply of gas, the gas prices all across the world skyrocketed, and this was because of the supply-demand mismatch. Now, people, if you understand how trade prices are affected due to supply-demand mismatch, please skip to this timestamp. But for those who don't know, here's a very simple explanation of the same. Let's say there are 5 major countries supplying 100 billion cubic meters of gas, which are Russia, Norway, US, Qatar, and Australia, with each of them having their own market share and their own average prices.
Now, if Russia stops the supply, although other nations can pump more gas at the exact same price, they will take advantage of the situation and will महंगा increase कर the दें. price of gas and make more profits by supplying the exact same amount of gas. So, if Norway sells gas at $40 per unit, instead of doubling its supply and making $80 for 2 units, it will increase the price to $160 per unit and make 4 times more money by selling the same amount of gas. This way, they will have more margins, more profit, and less natural resources will be exhausted. This is the reason why, even though other countries can match the shortfall, the price of the commodity shoots up to insane levels. In this case, if you look at the numbers, since January 2022, the gas prices in the US have gone up by 37% in spite of they not buying any gas from Russia. In UK, it has gone up by 142%, and in the European Union, it has gone up by an insane 144%. Secondly, since Russia forced the companies to buy oil and gas with rubles, if you see the value of rubles, it started shooting up, making ruble one of the best performing currencies in the world. But as far as Europe is concerned, energy prices started to increase in Europe, because of which every single industry's cost of production increased, and eventually inflation continued to rise all across European Union. And according to Eurostat, ये चीज़ समझने की इसलिए ज़रूरत है. एनर्जी के रेट बढ़ते हैं तो ऑटोमेटिकली वो एक रिपल इफेक्ट क्रिएट करता है जो कि हर कमोडिटी का रेट इंक्रीज़ कर देता है, क्योंकि हर कमोडिटी को मूव होने के लिए, ट्रांसपोर्ट होने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है. that the inflation touched 9.6% in Europe in the month of June. Industrial prices have risen more than 36% in the last 1 year, and electricity bills of the citizens of Europe are going over the roof. On top of that, the food price inflation has accelerated to 7.5% in May 2022, which is the highest in the last 20 years. And you know what is the most mind-shattering fact of all? All these sanctions were meant to kill the Russian trade and prevent Russia from making money, right? But as it turns out, Russia actually made more money selling gas after the war than it did before the war. The question is, how? Very simple. क्योंकि बाकियों ने रेट महंगे कर दिए तो सबको महंगी मिलनी शुरू हुई, इंडिया और चाइना जैसी कंट्री को, क्योंकि महंगी मिल रही थी ऑलरेडी और उनके रेट और बढ़ गए हैं, तो उन्होंने अपनी जो परचेजिंग है वो बढ़ा दी है रशिया से, और इसी तरीके से और कंट्रीज़ ने भी किया है. हंगरी ने फॉर एग्जांपल यूरोप में. Just like I explained before, when Russia cut the supply of gas, European companies were desperate to pay 50, 60, sometimes even 100% more money for the exact same amount of gas. Because without gas, European economy would have collapsed. And same is the case with oil, wherein the price has spiked from $65 to more than $100 per barrel. This is the reason why Russia was making more money in spite of sending less gas to Europe. And if you look at the revenue of Russia from Europe from oil and gas, you will see that the average during normal years from March to July was close to $50 billion. But in 2022, this revenue has almost doubled to more than $90 billion. In fact, Russia's oil and gas export revenues in just the last 5 months is almost 3 times of what it would typically make from exporting gas to Europe over an entire winter. Secondly, because of India and China's support to Russia, Russia has also been able to make up for the ओके, तो सिर्फ इंडिया और चाइना से नहीं बल्कि यूरोप से भी उन्होंने ज़्यादा पैसा कमाया. oil revenue losses from Europe. According to Rystad Energy, while Russian crude oil sales to Europe dropped by 554,000 barrels a day, Asian refiners increased their take by 503 barrels a day, which became a one-on-one replacement for the losses between March to May. This is the reason why Europe has been constantly pressurizing India to stop buying Russian oil, because apparently when we buy oil, we are funding the war, but when they buy oil, they are doing it for their economy. If you are looking at energy purchases from Russia, I would suggest that your attention should be focused on Europe. But I suspect, looking at the figures, probably our total purchases for the month would be less than what Europe does in an afternoon. So you might want to think about it. And in spite of playing all these political games, European Union is choking because, like I said, winter is coming for Europe. Now, if you look at the gas consumption of Europe throughout the year, you will see that from February to August, the gas consumption in Europe actually decreases. But from September onwards, this consumption starts shooting up and reaches its peak in December. This is mainly because of the use of heater and other devices due to extreme cold weathers. And now, Europe is extremely worried because if Russia stops supplying gas, it will be a nightmare both for the economy and the people of Europe. And even storage of gas cannot fix this problem.
This is a graph that shows how much gas Europe will have if Russia cuts off gas supply. And here you will see that if Russia cuts off gas in October, gas levels will touch dangerous levels within just 90 days in spite of having 90% storage in October. Now the question over here is, why is Europe so dependent on Russia? They are not the only ones supplying oil and gas, right? For gas you have United States, Qatar and Norway, and for oil you already have Saudi Arabia. Then why not buy oil and gas from them? Well, here's where, ladies and gentlemen, the complex reality of world trade comes in. You see, LNG gas needs a lot of terminal facilities wherein fuel can be turned from liquid to a gaseous state, and then it needs a huge network of pipelines that can transport the gas to different parts of the continents. But if you look at the map of Europe, you will see that although Europe has a lot of terminal facilities, most of them do not have connected pipelines to distribute them across Europe. So even if US ships more gas to Europe, the continent may struggle to receive it, and with the given state, even if all of Europe's facilities were operating at full capacity, the amount of gas is likely to be only 2/3 of what Russia delivers through pipelines. So in spite of being a super rich, super powerful country, the US and Qatar cannot help Europe unless they spend another $1 billion and build these pipelines before winter. And this is practically impossible because Nord Stream 1 alone took 6 years to be built. This is the reason why the Nord $1 billion स्पेंड करना बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बिल्ड करना बड़ी प्रॉब्लम है. Stream 1 pipeline is considered to be one of the most important pipelines in the world. And when it comes to Norway, they are already operating at peak level, so again, matching up to Russian supply shortage is quite difficult. And lastly, for oil, Saudi Arabia outright has rejected the request to increase their production of oil for two reasons. Number one, they are Russian allies, and secondly, when they are getting super high prices for oil, then why would they decrease it by pumping more oil? So Saudi is... ओके, थोड़ा सी करेक्शन. रशियन एलाइज नहीं है, एलाई वो यूएसए के भी हैं. इनफैक्ट सऊदी अरेबिया की सिक्योरिटी यूएसए पर डिपेंड करती है. हाँ, पर ये लोग थोड़े से ओपेक है एक एजेंसी जो ऑयल की प्रोडक्शन को पूरी दुनिया में रेगुलेट करती है. उसमें ये लोग बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और ये लोग उस हिसाब से फैसले लेते हैं अपने. और जो इन्होंने दूसरा रीज़न बताया ना कि अगर कोई किसी चीज़ की कमी हो गई है जो आप बेचते हो, तो आप सडनली उसकी प्रोडक्शन को क्यों, और उसका रेट उस वजह से बढ़ गया है, तो आप प्रोडक्शन को क्यों बढ़ा दोगे असीमित तरीके से ताकि रेट दोबारा गिर जाए जबकि आपको ऑलरेडी अच्छा रेट मिल रहा है. तो ये आई थिंक ज़्यादा इम्पोर्टेंट रीज़न है. making a ton of money because of the shortage, and as usual, they just love it. So this means, in spite of all the sanctions, pressure and propaganda, Europe is still at the mercy of Russia for the winter. And this is the reason why the winter of 2022 could be the deciding round of this economic war between three of the most powerful entities of the world. This is the story of the Game of Thrones of geopolitics that is being played between Russia, Europe and the United States. And this brings me to the last part, and that is, how will this war and inflation in Europe affect India? Before we move on, I want to thank our partners Deserve for supporting our content. People, many of us these days, while realizing the importance of investing, we have been investing based on the advice from our family members, colleagues or YouTube influencers. Or we do it through some random research online. But while doing this, most of us don't understand the information that we're actually willing to bet our money on. So we end up making investments that may not be best suited for our portfolio or our risk appetite. As a result, there is really no one to turn to when things go wrong. This is the reason why most people end up losing their hard-earned money. So you tell me, with the demands of a successful full-time career, is it really possible to manage your investments yourself? Very difficult, right? Well, this is where Deserve comes in, wherein they have created a unique integrated portfolio approach, or IPA, to bring their members a portfolio of investments personalized to your investment style and risk appetite. The IPA is built by experts who have decades of experience over several market cycles and is based on modern portfolio science. And this entire process is dynamic. So if the markets change, your portfolio adapts to that change. So just like you get doctors for medical help, teachers for learning, get real experts to invest for yourself with Deserve. So if this sounds useful to you, use the link in the description to start investing with Deserve. Moving on to the implications of this war and the European crisis on India, the first problem that we are facing... ओके, मैं जस्ट समराइज कर देता हूँ लास्ट वाले पार्ट को, जो क्योंकि अभी तक यूरोप और यूएसए या फिर एक्सेप्ट इंडिया जो वेस्ट की कंट्रीज हैं उन पे क्या इन्फ्लुएंस हुआ इस पूरी चीज़ का, इसकी बात हो रही थी. और एम्बुलेंस आ गई इस बात पे. तो मैं उसको जस्ट समराइज करता हूँ. देखो,
आप एक सिस्टम के अंदर चल रहे हो, उस सिस्टम के हिसाब से चीज़ें बिल्ड हो रखी हैं, आप उसको सडनली चेंज नहीं कर सकते। आपको अगर उसको चेंज करना है तो आपको एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाना पड़ेगा। आपको ऐसे ऑल्टरनेटिव चीज़ें बनानी पड़ेंगी जो आपको क्योंकि गैस आपको चाहिए, सर्दी तो आएगी ना हर साल, सर्दी आना रुक तो नहीं जाएगी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, तो आपको गैस चाहिए। दूसरी चीज़ है फूड आपको चाहिए, खाना तो आपने खाना ही है। तो जब आप किसी इंसान पे डिपेंडेंट हो या किसी कंट्री पे डिपेंडेंट हो, एज ए ग्रुप ऑफ कंट्रीज़, आपका आधे से ज़्यादा सामान वहाँ से आ रहा है, तो सडनली आप ऑल्टरनेट रूट्स बनाए बगैर, ऑल्टरनेट सप्लाई क्रिएट किए बगैर आप कैसे उसको कर सकते हो? ये बिल्कुल बेवकूफ़ी और स्टुपिडिटी वाली बात थी जो उन्होंने की, और उनको लगा कि ये लोग क्रिपल कर देंगे, बट नहीं हुए। बिल्कुल सिंपल सी इतनी बात है इनको। और अगर इनको ये करना है तो इनको एक 10-15 साल, 20 साल, 2 डेकेड लंबी प्लानिंग करनी पड़ेगी और काम शुरू करना पड़ेगा। तब जाके जब ये ऑल्टरनेट रूट्स बिल्ड करेंगे, ऑल्टरनेट सप्लाई सिस्टम्स, सप्लाई चेन्स बिल्ड करेंगे, तब जाके अगर ये चाहें तो 2 डेकेड के बाद टोटली कट ऑफ कर सकते हैं रशिया को। बट फिर भी 2 डेकेड के बाद हमें ये नहीं पता कि दुनिया कैसी हो जाएगी, वॉर किस तरह से लड़ी जाएगी, क्या क्या डायनामिक होंगे उन चीज़ों के। तो अब इंडिया वाली बात पे आते हैं। Facing is the depletion of foreign reserves because of increasing oil prices and increasing cost of inputs. And if you remember from our Adani episode, palm oil prices have risen because Indonesia is facing an over demand. Sunflower oil prices are over the roof because most of it comes from Russia and Ukraine. So every single industry from FMCG to restaurants are being affected due to this war. Secondly, during this time of crisis, we are taking big risky steps that the West might not be happy about. We are supporting Russia, which might backfire once the war fades away. And like we saw in our previous episodes, RBI is internationalizing the अक्षय कुमार 5 करोड़ दे रहा है। मैं अग्री नहीं करता, हम सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हम दूर रह रहे हैं, हम किसी का साथ नहीं दे रहे। और जो इस वॉर की वजह से जो हम पे प्रॉब्लम्स आई हैं, हम उसको ऑफसेट करने के लिए कुछ कदम उठा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर वॉर की वजह से दुनिया में तेल के प्राइसेस महंगे हो गए और रशिया से अगर हमें सस्ता मिल रहा है तो हम वो ले रहे हैं। ये सपोर्ट हम उनको नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, हम खुद को सपोर्ट कर रहे हैं बेसिकली। मैं इसको ऐसे देखना चाहूँगा। the rupee to trade with Russia. We are buying Russian oil, and after a certain point, this might just annoy the West and they might start imposing secondary sanctions on us. And lastly, on the positive note, because Ukraine was the wheat basket of Europe and both Russia and Ukraine were major food exporters, the supply shortage has benefited our exports of wheat, mustard, barley, cotton, and soybean. And apart from that, I'll attach a list of all the other benefits that India is actually getting from this entire war. So have a look at all the study materials from the link in the description and let me know what you think. That's all from my side for today, guys. If you learned something valuable, please make sure to hit the like button in order to make YouTube Baba happy. यस, बहुत सही वीडियो थी। काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस किया है इन्होंने। यस, फूड की प्राइसेस दुनिया में बढ़ने की वजह से इंडिया को वीट के ऑर्डर मिल रहे हैं। इनफैक्ट इंडिया ने शायद कुछ टाइम के लिए रोक भी दिया था कि जो ऑलरेडी प्लेस्ड ऑर्डर हैं, अगर उनको छोड़ के हम नए ऑर्डर नहीं लेंगे। और ये ऐसा भी सुनने में आया था कि टर्की ने पहले ऑर्डर दिया, फिर रिजेक्ट कर दिया, फिर उस ऑर्डर को इजिप्ट ने एक्सेप्ट कर लिया, और फिर उसके बाद टर्की ने कहा कि हाँ दोबारा ऑर्डर देने की कोशिश की। बट एनीवे, फूड वाले मामले में क्योंकि एनर्जी में इंडिया डिपेंडेंट है और फूड में इंडिया सरप्लस है, तो फूड वाले में इंडिया को फ़ायदा हो गया। इसको समझने का ये सिंपलेस्ट तरीका है। थोड़ा लाइट वीडियो थी, लाइट इसलिए क्योंकि जिस वीडियो कल वाली बात थी वो थोड़ी हैवी हो गई, तो रिफ़्रेश हो गया। हालांकि मोस्टली मुझे लगता है शायद पर्सनली कुछ ज़्यादा ऐसी बात मुझे नहीं पता चली इसमें कि, क्योंकि मैं ऐसा नहीं कर रहा, ऐसा दूसरे लोगों के साथ होगा। बट मैं ज़्यादातर चीज़ों से अवेयर था। बट इनकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है और इन्होंने समझाया बहुत अच्छी तरीके से। ऐसा कह लो, जो इन्फॉर्मेशन पहले थोड़ी पजल्ड थी वो थोड़ी सी स्ट्रीमलाइन होकर ऑर्डरली तरीके से दिमाग में आ गई मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में। तो props to him for making such an organized and well presented video on this specific topic। और अपडेट है क्योंकि जब से वॉर चल रही है तो चीज़ें ऊपर नीचे जा रही हैं, कोई स्टैटिक नहीं रह रहा। कभी रशिया का नुकसान भी होता है। फॉर एग्जांपल, ग्राउंड गेनिंग में रशिया को इतना बहुत अच्छा नहीं कर पाया जिसकी की उम्मीद नहीं थी। लगा था कि वो शायद ब्लिट्सक्रीग वाला सीन कर देंगे, लेकिन वो नहीं कर पाए उस चीज़ को। एनीवे, आज इसको यहीं ख़त्म करते हैं। देखने के लिए थैंक यू।